हेलो। जी हेलो। जी डॉक्टर रफ़त नाम है, रफ़त? हाँ जी। आप कराची से हैं? हाँ जी। और ये सेकंड टाइम आपकी आएगी? नहीं, मैं एक दफा पूरी गो जल थ्रू चुका कर हूँ पूरा। अच्छा, 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 हाँ अच्छा। जी। तो मैं मैं आमतौर पे पूरा जल किसी के चुका हूँ। किसी के सामने ये बातें नहीं पूछता, इंडिविजुअल आपको पता होनी चाहिए ना कि आप उस तरह नहीं जी, पूछते हैं। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, सीधी सी बात है लेकिन हमारी कि दिस इज सोसाइटी पार्ट ऐसी ऑफ है ना, लाइफ। हमारी हो तो मैं हाँ। खुद थर्ड टाइम में हुआ था, हो तो हम भी डीटी कहते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी इतनी एक्सेप्टिव नहीं है इस बारे में। हाँ। आलो ये एक बहुत बड़ा तो डिलेमा है और इस पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके एग्जामिनेशन सिस्टम पे और अपना स्टडी आपका जो सिस्टम हमारा चल रहा है और प्रोवाइडर्स के ऊपर। हम्म, लेकिन वो ये बात आपको अभी है ना वो करते नहीं है, ये बात वो लेते नहीं है। हम लोग खुद प्रॉब्लम में वो पड़े हुए थे और हमने कहा कि चलो कुछ नहीं, ये हेल्प आउट करते हैं किसी चीज़ों की। बड़ा अहसन कदम है आपका कि आप लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको लेकिन आप ऑनलाइन। देखें ना, आप अभी रिपीटर है और आप कितने कॉन्फिडेंट है। आप मसला लड़कों का ये होता है कि वो बिल्कुल बैकअप पे बैठे होते हैं और वो फ्रंट पे नहीं आते। जितना फ्रंट पे काम लेट आएंगे उतना उनको नुकसान होगा। हाँ जी, बिल्कुल। खैर, अ, क्या लॉन्ग केस क्या था आपका? देखिए, मेरा पहला लॉन्ग पेस जो पहली दफा थी वो थे बायोलेटरल जेनू बेलगम। अभी लास्ट टाइम क्या और टेस्ट था? नहीं, लास्ट टाइम जो मेरा आया था वो था हिप पेन विद अब कराची के अंदर स्पाइन होती नहीं है। हाँ नहीं करते ठीक वो। है जी। तो एक उसका पहले कोई प्रीवियस बाबा जी का स्पाइन का ऑपरेशन भी हुआ हुआ था। हम्म। बाबा ने थोड़ा सा मुझे बताया कि भाई मेरी कमर का भी ऑपरेशन हुआ है, बट आई डायरेक्टेड माई सेल्फ मोर ऑन हिप, कंसिडरिंग के आई कैन शाई आउट ऑफ दिस बैक पेन। हम्म। बाबा जी को आर्थराइटिस की पूरी हिस्ट्री थी। मैंने पूरा लेफ्ट हिप आर्थराइटिस के करके प्रेजेंट किया। हम्म। पता चला कि ही हैज अ फुट ड्रॉप आल्सो, अच्छा। जो मैंने मिस कर दिया था। कोई उनकी L5S1 की सर्जरी हुई थी, डिसेक्टमी वगैरह, जिसके अंदर उनको कौन? फुट ड्रॉप भी था। तो दिस इज वन ऑफ द टिपिकल केसेस जो फेल करने के लिए अच्छे समझे जाते हैं। मतलब टिपिकल केस है और आपकी नेग्लिजेंस है कि आप अगर पूरा इवेल्युएट कर रहे हैं तो देयर कुड बी अ सेकेंडरी को कंप्लेन आल्सो। एक ये था। इससे पहले जो पहला केस था वो बायोलेटरल जेनू बेलगम था, अच्छा। जिसके अंदर मेरे ख्याल में वो एक फैब्रिकेटेड हिस्ट्री थी जो वो हम्म। देता था हम्म। कि 16 साल की उम्र में एकदम उसको हम्म। आंखों से बिनाई खत्म हो गई उसकी, अच्छा। और उसके बाद उसकी टांगे टेढ़ी होने लग गई और एकदम टेढ़ी हो गई। अच्छा। फिर ही वाज ऑपरेटेड ऑन वन साइड एट 16 इयर्स ऑफ एज। अच्छा, विटामिन डेफिशिएंसी ए डी ए की ई के हमने वो भी लगा ली। अब ये आज तक समझ नहीं आया कि एकदम उसकी टांगे कैसे टेढ़ी हो गई। कोई अपर मोटर न्यूरॉन उसके साइंस वगैरह नहीं थे, हम्म। मगर अपनी उसने अपने विजन रीगेन भी कर लिया कुछ महीनों में। हम्म। अब पता नहीं, अजीब सी फैब्रिकेटेड हिस्ट्री थी इसके ऊपर। वो सारे जितने लोग थे वो सारे लुढ़क गए थे। हम्म। दूसरी दफा जो केस था वो ये था, कॉन्ड्रोसार्कोमा ऑफ पेल्विस था। एल्विस था। और हाँ जी, वो मैंने ग्रैब कर लिया बिकॉज देयर वाज अ डल एकिंग पेन एंड देयर इज अ जस्ट अबव द हिप देयर वाज अ बिट ऑफ बम्पीनेस इन द रीजन, हम्म। जो मैंने उनको कहा। और बाकी हिप वाज पेन फ्री, there was no problem in the pain in the hip, but he was complaining of pain on ambulation. धोबी था, उठते हुए टूटी लगी थी, उसके बाद से दर्द शुरू हो गया। He was advised to take a cane or stick to walk, but he was never complying with it. ये मैंने उनको कहा कि इंट्रापेल्विक ट्यूमर है। मुझे लगता है इंट्रापेल्विक कोई मास है। They asked me, did you did a PR examination? रेक्टल एग्जामिनेशन नहीं की थी, उधर ग्लव भी उन्होंने रखे हुए थे। और खैर वो दैट वाज नॉट द ओनली थिंग जिसके ऊपर उन्होंने मुझे फ्रंट किया हो। फिर वो जब उसको आगे लेकर चले तो उसकी प्रॉब्ली व्हाट आई थिंक इज आई वाज नॉट अ सेफ सर्जन इन देयर फाइनल रिजल्ट, क्योंकि मैं उसको अकेला ही डी बल्क बायोप्सी और सब कुछ कराता फिर रहा था।
ये था। फिर और तीसरी दफा ये बाबा जी आए थे जिनका हिप का इशू था, साथ में कंकमिटेंट स्पाइन सर्जरी थी, L5S1 की प्रॉब्ली देयर वाज फुट ड्रॉप विद हिम। मैंने एम्बुलेट तो कराया था, मगर उनको मुझे इतना ऑब्वियस नहीं था उनका कोई फुट ड्रॉप, मुझे जहां तक याद है, मगर देयर वाज सम पैरेस्थीसिया एंड कंप्लेंट्स रिगार्डिंग दैट। उन्होंने ऐसे कह दिया कि आपने इसको सेफ सर्जन नहीं है आप? नहीं, ये नहीं कहा, मतलब व्हाट आई इवैल्यूएट के जो मुझे फेल किया गया है। लेकिन ये तो आपको लगता है ना कि आखिर में आपको व्हाट अबाउट हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन के ऊपर हम कहते हैं ना कि फैसला हो जाता है। देखें, हाँ बिल्कुल, हिस्ट्री एग्जामिनेशन में मैं पहुंच गया था। फिर उसके ऊपर जब स्टार्ट हुए रिकंस्ट्रक्शन पे कि आप इसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, तो हाई बाई शाही हो गई सारी बातें। तो मैंने अपनी तरफ पर तुक्का मार दिया कि सर शायद फिबुलस लेकर उसको आप स्ट्रट एज अ स्ट्रट गार्ड यूज कर सकते हैं अगर डिफेक्टेड आफ्टर आइलिक क्रेस्ट की रिजेक्शन के बाद अभी बड़ा हो सकता है सपोर्ट के लिए। बस ये चीजें मतलब एज अ फ्लो में तो अभी मैं बता रहा हूँ, वहां पर तो बड़ी हिचक तो बतानी होती है, और वो बड़ी काउंट करती हैं कि आपकी कॉन्फिडेंस शैटरिंग होती है सर। उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो चुका होता है बहुत ज्यादा पेशेंट मुझे लगता है कि अगर एक चीजें जो आपके हाथ में है और आप फॉर्मुलेटेड तरीके से प्रॉपर सिस्टमिक वे में आप नहीं चलते, एक तो आप इन प्रॉपर वे में चल के भी आपको कोई पता नहीं भाई, ये क्या होता है ना कि आपने बहुत ज्यादा अपने सफर पे जा रहे हो, आपने बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, कि गाड़ी को चेक करना है, उसमें चीजें रखनी है, ये सब कुछ करके भी गारंटी नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन फिर चांसेस है कि शायद कम होगा। मतलब इस तरह जो हमारे हाथ में ये है कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप जो सिस्टमिक तरीके से आप जा सकते हैं वो आप पूरा कर लें, स्टिल आपके पास बड़ी जगहों पे आपके गिरने के चांसेस हैं जो आपने एंड टाइम पे संभालना है। अगर वो जो आपके हाथ में है वो भी आप अगर नहीं करते प्रॉपर तरीके से, अगर आप हिस्ट्री भी आप उसमें आप प्रॉपर सिस्टमिक वे में नहीं जा रहे होते, तो फिर तो आपको कोई चक्कर ही नहीं है कि उसमें आप जा सकते हैं। अच्छा, कुछ इन्होंने डॉक्टर साहब पहले ना इन्होंने कराची का सेंटर बहुत ज्यादा इन्होंने कंजेस्टेड रखा हुआ था। अच्छा, जितना मतलब जो आई वुड से जो हमारे पुराने बाबे थे ना, they were not very polite with the Karachi people. Karachi people नहीं, मतलब overall all the people who are attempting in Karachi, तो बहुत कंजेस्टेड। मतलब आप देखें ये जो ट्यूमर वाला केस है, इसमें स्पेसिफिकली कोई वो ब्रिगेडियर साहब को उनको बाहर बुलाकर दिखाया गया कि जी देखें आज इनका बंदोबस्त हमने किया है, ही इज द टफेस्ट एग्जामिनर इन द होल सीक्वेंस। अच्छा, आप इतना की बातें कर रहे हैं, पर बंदों की वैसे ही यहाँ पर बंद हुई है और फिर आपको वही एग्जामिनर टक्कर जाए आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। अब देखें एग्जाम में, बेसिकली एग्जाम में तो एग्जामिनर को पता नहीं होना चाहिए, आइडली बाहर के मुल्कों में वो डबल ब्लाइंड चल रहा होता है सिस्टम के, वो एग्जामिनर डू नॉट नो कि पेश केस क्या है, वो ओपन माइंड के साथ बैठ के आपकी हिस्ट्री सुनता है। अब अगर उसका कोई पुराना ट्रॉमा के साथ एवियन हुआ है और आपको नहीं पता कि वो एवियन का केस है, वो कहते हैं मुझे दर्द भी है, तो आप तो ओपन हिस्ट्री लोगे और वो कहेगा आपने ये सवाल क्यों पूछा, क्योंकि उसको पता है कि डिजीज क्या है। एक तो प्रॉब्लम ये है, और सेकेंडली जो हमारा ट्रेनिंग का सिस्टम और जो हमारा सिस्टम है उसके ऊपर तो अब बात करके हम थक चुके हैं। Things have improved a lot. हाँ बिल्कुल। और अब तो एग्जाम काफी स्ट्रीमलाइन हो गया, स्पेशली ये हम जो सेशंस हैं, these are helping a lot. ज़ाहिर है वो चेंज हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी पाकिस्तान में बहुत स्लोइंग है, ये इतना लोग आ नहीं रहे इतना ज्यादा, और हमने तो सोचा था कभी चेंज ही नहीं होगा ये नहीं, चेंज अल्लाह ताला लानी होती है, क्योंकि पूरा हर जगह ही तब्दील हो रहा है और फास्ट चीज़ें आ रही हैं। इसमें ऑपरेटिव में भी बहुत चीज़ें फास्ट हुई हैं, उसकी वजह शायद इंडस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट है। इम्प्लांट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर गई है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, एक बंदे ने भी अगर हिप करनी हो उसको घर में आके वो साबुन करा देते हैं। और एग्जाम के हवाले से लड़कों को अब हम मोटिवेट करते हैं कि वो फ्रंट पे आए, वो इस तरह की बुक्स वगैरह को लिखें या वो वीडियोस वगैरह बनाए। नॉन पेइंग है थोड़ा सा, इसमें लोग इंटरेस्ट भी नहीं लेते कि इतना कोई रिवॉर्डिंग नहीं होता, पास करके लोग एक्सपेक्ट करते हैं हाँ डेफिनेटली, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता, फिर लोग शायद नहीं आ पा रहे हो, तो कुछ हमारे को शर्म भी आती है हमारे लोगों को कि वो फ्रंट पे आके इस तरह अपने वीडियोस बनाने या वो चीज़ें करनी, वो चीज़ें वो नहीं कर पा रहे होते। तो अभी आपका टॉक्स वगैरह पास है, सिर्फ शॉर्ट केस लॉन्ग केसेस है? नहीं डॉक्टर मैं अभी थ्योरी दूंगा,
ठीक है, मगर आई एम गेटिंग इनटू द ग्रोथ ताकि मैं दोबारा अच्छा पॉलिश डिलीवरी हो। देनी है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चले हाँ ये तो मिसहैप हुआ है साथ में, ये प्रॉब्लम हुआ है जी। डॉक्टर उजैर हमारे साथ हैं, चले गए हैं? अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं नहीं नहीं, ये तो मैं तो इस सुन बात के सकता हक हूँ, में था, बोल प्रोफेसर को भी सकता हूँ कहा थोड़ा था बहुत। कि मिड सीजन कोर्सेज कराएं, मिड सीजन कोर्सेज के ऊपर इनको जो फोर्थ ईयर फाइनल ईयर के लोग हैं उनको एग्जाम में डालें, उनको एक उनके लिए एग्जाम बनाएं, ताकि उनके पास साल हाँ एक जी, पड़ा हुआ हो तो वो अपनी बाकी साल की जो तैयारी है वो उसको तरफ रीशेप कर सकें कि उन्होंने करना क्या है। इनफैक्ट मैंने जब एमसीक्यूज की बुक्स वगैरह वो ठीक। ऑर्गेनाइज की तो मैंने ट्रॉमा के अलग से एमसीक्यूज बनाया कि जो लोग ट्रॉमा कर रहे होते हैं वो 200-300 सवाल अपने हल करें और फिर दोबारा वो जाएं बुक्स की तरफ कि वो देखें कि हमारी जो रूटीन की तैयारी है, हम पेशेंट भी देख रहे हैं अगर हम, तो उनको उस हिसाब से देखें कि हमारा कोई एग्जाम में हम प्रॉब्लम, हमारा मसला ये है कि हम लोग सिर्फ रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे होते हैं थ्रू आउट द ट्रेनिंग, जब पूरी होती है तो फिर हम जी जी देखते हैं कि हमारा एग्जाम भी रहता है और जब वो पूरा होता है तो फिर हम कहते हैं अच्छा हमें कुछ 2-4 चीजें साफ सुथरे सिलेक्टिव प्रोसीजर्स भी सीखने होते हैं जो हमें प्रॉपर तरीके से हम कोई स्किल भी हम ले हाँ जी। सकें। तो वो 3 चीजें हैं, वो एक तो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, एक एग्जाम और एक सर्जिकल स्किल्स है। अच्छा लॉन्ग केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो फेलिंग फ्री केस, एक तो नॉन यूनियन का है, उसके ऊपर अपनी सारी हिस्ट्री वगैरह लिख, अगला उसके पेन के सारे उसमें पूछें, पेन के सिनेरियो सारे पूछें। अब स्वेलिंग क्या है, ये हमारे पास आईफोन के नाम से, डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका सर? जाहिद भाई, डॉक्टर इमरान कैसे हैं आप? इमरान हैदर? जी 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 अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चले आपने ज्वाइन कर ही लिया हमें, लेकिन मैं हम तो वीडियो ऑन की है, मैं ख्याल अभी हुई नहीं सही तरीके से। हाँ नहीं नहीं, हम वो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं साथ में और साथ में ये कैमरे के ऊपर बैठे हुए सारे। अच्छा डॉक्टर इमरान, अभी आपने स्वेलिंग, अब पहला लॉन्ग केस में हमने पेन डिस्क्राइब किया है कि पेन में क्या क्या कंप्लेन होती है, स्वेलिंग बताएं आप जरा, स्वेलिंग की ना आपने हिस्ट्री लेनी है। वो बता देता है कि वो कहता है कि जी मेरा वो स्टार ले लिया, माय पेशेंट अकरम 45 ईयर मेल रेजिडेंट ऑफ जॉर्ज टाउन, ड्राइवर बाय प्रोफेशन, प्रेजेंटेड हियर विद द कंप्लेनिंग ऑफ द टर्न वेट बेरिंग फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ एंड द पेन फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ, पेन लेफ्ट हिम फ्रॉम द 6 मंथ एंड स्वेलिंग फ्रॉम द स्वेलिंग या गिल्टी जो भी वो कहेगा फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ। स्वेलिंग में क्या क्या चीजें उसने पूछनी चाहिए हिस्ट्री के ऊपर? देखें, स्वेलिंग के लिहाज से जो हमारा, मेरा तो इसके लिए सिंपल सा कोड होता था ओडी पैरा के नाम से। चाहे कोई भी आपका सिम्टम आ रहा है ना, तो ओडी पैरा, उसमें ओ से हम देखते हैं उसका ऑनसेट। जी अच्छा, ऑनसेट से उसकी एक तो उसकी स्टार्टिंग टाइम आ जाता है, फिर ये कि उसकी ऑनसेट के बाद उसकी ड्यूरेशन आ जाती है। पी फॉर प्रोग्रेशन, ए फॉर उसके एग्रेवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स आ जाते हैं, और फिर लास्ट जो ए है उससे उसकी एसोसिएटेड कोई फीचर्स, कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स, ये चीजें आ जाती हैं। तो ओडी इसकी हम डिटेल देखेंगे। अगर इसके साथ इस ओडी पैरा में एसोसिएटेड सिम्टम्स में पेन आ जाता है, ओडी पैरा ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन, एग्रेवेटिंग फैक्टर्स, रिलीविंग फैक्टर्स एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स, फीचर्स वगैरह। बिल्कुल ठीक है। एसोसिएटेड सिम्टम्स फीचर्स में अगर पेन आ जाते हैं तो उसके लिए वो जो आपने लिखा हुआ है सोक्रेट्स, वो फॉलो हो जाता है। वो साइट, पेन की ऑनसेट, हिस्ट्री करेक्टर, उन्होंने ले ली और रिड्यूशन, पेन वही को सारी प्रेजेंट चीजें। भी कर दिया है। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा हमने तो इस तरह इसकी शुरू किया हमने हुआ है कि डिटेल ये जो लेनी है लॉन्ग पूरी। केस का आपने क्लिप बोर्ड के ऊपर कोई ना कोई लफ्ज आपने लिखे होते हैं, आपके अपने हो सकते हैं, निमोनियस आपके अपने हो सकते हैं, जो भी आपके माइंड में फिट बैठता है, आपका जो भी बैकग्राउंड है, आपने सिलेक्टिव में बनाया हुआ है, आपने कोई फ्रेंच में बनाया, आपने अंग्रेजी में बनाया हुआ है, वो सारा कुछ आपने करना है, लेकिन एट द एंड आपको ये सारी चीजें आपको उसमें फिट बैठनी चाहिए। तो स्वेलिंग के ऊपर अल्टीमेटली आपने उसकी साइज, उसकी साइज, उसका शेप, उसके जो फर्स्ट नोटिफाइडिंग है वो सिंगल है, वो मल्टीपल है, उसकी प्रोग्रेशन है, उसके फैक्टर्स है, वो अदर कोई स्वेलिंग साथ में है, वो रिड्यूस होती है नहीं होती, वो कब वो निकलती है, वो गायब हो जाती है, उसके साथ कोई और प्रॉब्लम फंक्शन आपका डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके साथ आपका जो एडीएल है, आपकी स्वेरिटी कितनी है, स्वेलिंग की आपको डिस्टर्ब कर रही है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, आपकी जो स्पोर्ट्स है, आपका जो बाकी जो आपकी जो जॉब है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, और प्लस आपको साथ में और कुछ सिम्टम अगर कोई है साथ में, लाइक पेन है, स्वेलिंग है, आपस में उनका रिलेशन क्या है, स्वेलिंग के साथ डिस्चार्ज है तो वो कब कब हो रहा है और क्या क्या होता है। तो वट एवर दी निमोनिक्स आप बनाए, कोई भी लफ्ज करें आप, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें आप, 25 एक हिस्ट्रियां ले उसकी और क्लिप बोर्ड के ऊपर आपने मेंशन करनी है, ऐसे ही है? जी डॉक्टर इमरान। जी बिल्कुल ठीक है। जी जी बिल्कुल ठीक आपने बताया। ये अगली हम जिस तरह जनरल सर्जरी के जमाने में करते थे तो बहुत सारी डिटेल इसी तरीके से देखते थे, तो अभी भी हमने वो चीजें तो सारी जरूर देखनी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल। अगली ये जो स्वेलिंग की चीजें हैं, आप इंग्लिश, अब ये तो आपने हिस्ट्री ले लिया, अब आपने इनको प्रेजेंट भी करना है। जी अब आप बिल्कुल। थोड़ा सा बताएंगे रिगार्डिंग स्वेलिंग। स्वेलिंग इज ऑन द सपोज, अगर वो कोई
अब जैसे डॉक्टर रफत बता रहे थे, इनका कॉन्डोसार्कोमा का केस था पेल्विस का। स्वेलिंग इज एट द राइट पेल्विस, शेप ऑफ द स्वेलिंग इज, आपने सारा उसको बताना है, उसमें ये लफ्ज लिखने हैं आपने, इनके सिर्फ आपने प्रॉपर इनको क्रैमिंग में डालना है कि ये लफ्ज जो है फ्लुएंसी में कैसे कैसे चलते हैं। जी, अगला जो हमने ये क्लिप बोर्ड पर डाला हुआ है, जो मेन चीज डाली हुई है, ये आपने अपने इंट्रोडक्शन ले लिया था, आपने प्रेजेंट कंप्लेन पूरी कर ली, उसमें पेन आ गया, स्वेलिंग हो गई, बाकी हो गई। अब पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में क्या पूछेंगे डॉक्टर वो कहाँ गए? जी डॉक्टर जावेद साहब चकवाल से आप आए हुए हमारे साथ, डॉक्टर जावेद साहब। जी सर, जी सर। हाँ जी, नॉन यूनियन का केस हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर 10 लोग फेल होते हैं तो 9 लोगों का केस ये होता है नॉन यूनियन। तो मोस्ट ज्यादा फेलिंग केस है नॉन यूनियन का। इसमें हिस्ट्री टेकिंग के ऊपर हम खड़े हुए, 2 मसाइल हैं, हिस्ट्री टेकिंग और हिस्ट्री प्रेजेंटिंग। तो आपने हिस्ट्री टेकिंग में आप उसका ये क्लिप बोर्ड के ऊपर ये सारे लफ्ज लिखेंगे, ये सारा कुछ प्रेजेंट किया आपने, उसका इंट्रोडक्शन, 3 पीस, तो पेन आप स्वेलिंग आपने पूरी कर ली। हिस्ट्री आप जो है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री आपने क्या क्या लेनी है, आपने ये जरा बताएं। उर्दू में क्या क्या सवाल पूछेंगे उससे? इससे पेन से रिलेटेड पास्ट मेडिकल हिस्ट्री मरीज का केस है नॉन यूनियन इन्फेक्टेड, तो उसको क्या हुआ था, कब हुआ था, क्या हुआ था, वो तो कहेगा मुझे एक्सीडेंट हुआ था। उसमें इलाज क्या कराया, और इलाज तो वो कहेगा मेरे 6-7 ऑपरेशन हो चुके हैं। अब आप इलाज क्या कराया और क्या पूछेंगे इसके बारे में, इलाज क्या कराया और क्या पूछेंगे? वो तो कहेगा मेरे 7-8 ऑपरेशन हो चुके हैं। जब आपका इसमें इंजरी हुई थी, इसमें ओपन वुंड था कि नहीं था? अच्छा, और वो कहेगा नहीं मेरा जो है ना, वो कहेगा हाँ मेरा, वो कहेगा ओपन वुंड क्या होता है डॉक्टर साहब, मुझे तो पता ही नहीं चलता ये ओपन वुंड क्या मतलब। इसमें जख्म था कि नहीं था? इसमें वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने मरीज के लैंग्वेज में आपने उससे पूछना है, उसने आपने मरीज की जुबान में पूछना है आपने उससे। सही जी। वो कहेगा ओपन वुंड क्या होता है, ओपन दरवाजा होता है, दरवाजा जैसे खुला है बंद है। जी सही जी, सही। इसमें बाहर जख्म था कि नहीं था? हाँ, वो कहेगा जख्म तो था, ब्लड निकला था। लेकिन आपको पता है हर जख्म वाला ब्लड, हर जख्म वाला फ्रैक्चर ओपन होता है कि नहीं होता, ये जरूरी तो नहीं है। जिसकी खराश निकल आए तो हो सकता है वो क्लोज फ्रैक्चर हो। तो बाय डेफिनेशन ओपन फ्रैक्चर तो वो होता है जिसका फेशिया ओपन हो और वो जो क्लोज कंपार्टमेंट ना और वो बोन एक्सपोज हो रही हो। तो इस तरह की कोई क्वेश्चन आप क्रॉस करेंगे कि कोई पट्टे बाहर निकले हुए थे, हड्डी बाहर नजर आ रही थी कि नहीं आ रही थी, ओपन क्वेश्चन कर ले साफ साफ सा। वो कहेगा ठीक है जी हड्डी मुझे नजर आ रही थी। और उसमें फिर क्या इलाज किया, कितनी देर बाद किया, जख्म होने के कितनी देर बाद आप मुझे अस्पताल लेके गए थे, मुझे जब चोट लगी शाम को अस्पताल लेके गए थे, मुझे वहां पे शिकंजा लगाने के लिए कहा गया तो मेरा शिकंजा लगा दिया। जी, जब चोट लगी तो क्या बेहोश हुए थे? आपको पता है क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस चीज से लगे थे, आप फिर पीछे चले गए थे? आपने उससे ऑपरेशन का पूछ लिया और दोबारा पूछ रहे हैं कि बेहोश हुए थे। आप स्टेप बाय स्टेप नहीं आ रहे, सिस्टेमिक वे में आना है आपने, इसके नंबर है, सिस्टेमिक वे में आना है। जब आपने वो कहेगा कि क्या हुआ था, वो कहेगा मुझे एक्सीडेंट हुआ था, कैसे हुआ था बताया जरा सारा। अब वो जा रहा था मोटरसाइकिल पे, रिक्शे के साथ एक्सीडेंट हुआ, ये लग गया मुझे। फिर आप साथ साथ उसको पहले 2 मिनट तक कहानी बताने थे, फिर आप साथ साथ कहेंगे अच्छा बेहोश हुए थे कि नहीं हुए थे, टांग काली नीली हुई थी कि नहीं हुई थी, हड्डी नजर आ रही थी नहीं आ रही थी, आपने वजन खड़ा होने की कोशिश की नहीं हो पाए, कौन लोग आए थे आपके हेल्प के लिए, रेस्क्यू आई थी, कहाँ लेके गए, तो टीके लगे थे, क्या इमरजेंसी में ट्रीटमेंट हुआ। फिर अब ऑपरेशन तक पहुंच के आप दोबारा नहीं जा सकते पीछे, क्या ऑपरेशन हो गया था, शिकंजा लग गया और दोबारा आप बताएंगे आप बेहोश हुए थे कि नहीं हुए थे। मतलब सिस्टेमिक वे में जाना है आपने, एक ही गो में जाना है आपने। जी और आगे क्या मुझे शिकंजा लगाया था? और चोट भी आई थी ऑपरेशन के अलावा? नहीं और कोई और ऑपरेशन भी हुआ था साथ या सिर्फ यही ऑपरेशन हुआ था? और कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। ऑपरेशन करने के बाद क्या आपको घर भेज दिया था, हॉस्पिटल दाखिल रखा था? दाखिल रहे थे। अगेन आपने ऑपरेशन की बातें पूरी नहीं पूछी आपने, जब पहला ऑपरेशन है सर जी, पूरी बातें नहीं पूछी आपने ऑपरेशन की, इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट रहते हैं जी। पहले ऑपरेशन के बाद आपको कितने अरसे बाद दोबारा हॉस्पिटल आए? नहीं, पहले ऑपरेशन के दरमियान में आपने 2 चीजें इंपॉर्टेंट सवाल पूछने हैं जो हमारे एग्जामिनर बड़ा नोट करते हैं। आपने कोई हड्डी कहीं से लेके वहां पे लगाई तो नहीं थी, बोन ग्राफ्ट का क्वेश्चन पूछना है आपने, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बड़ा वो कहते हैं कि आपने ये बात पूछनी है एटलीस्ट फर्स्ट सर्जरी में और आखिरी वाली सर्जरी में। जी
बोन ग्राफ्ट का पूछ रहे हैं आपने, आपको क्या था याद दी गई थी? और क्या पूछेंगे? दोबारा आप कितनी देर बाद दोबारा हॉस्पिटल गए? आप तो चल रहे थे, वजन डाला इस पे कि नहीं डाला? जख्म आपका कैसा रहा? ठीक है, और जख्म से खून वगैरह तो नहीं आया बाद में? जी। उसके अलावा आपने दोबारा आपको गिरे तो नहीं, चोट तो नहीं लगी इसमें दोबारा? नॉन यूनियन में वो कहेगा मेरे 5-6 ऑपरेशन हुए, प्लेट भी लगी, नाल भी डाला हुआ है, फिक्सेटर भी लगा हुआ है, और दरम्यान में बोन ग्राफ्ट भी हुआ है, साथ में स्टेम हुआ है। ये कितनी देर बाद हुआ दोबारा जो ऑपरेशन कराया? पहले ऑपरेशन कितनी देर बाद हुआ? क्यों ये दोबारा? मेरे 2 साल पहले पहला ऑपरेशन हुआ था, बाद में 6 महीने के बाद दूसरा ऑपरेशन हो गया, और 11 ऑपरेशन की वजह क्या बनी? 11 अप्रैल 2018 को मेरा तीसरा ऑपरेशन हो गया। अब पहले 2 ऑपरेशन के बाद आप आखिरी लास्ट ऑपरेशन पे जाएंगे फिर? नहीं, लास्ट ऑपरेशन कब हुआ है? लास्ट, फर्स्ट और लास्ट की बहुत डिटेल्स पूछनी है आपने, काफी ज्यादा, मतलब सारी डिटेल्स पूछनी है आपने, स्पेशली बोन ग्राफ्ट हो रही है, लेकिन दरम्यान में आपने पूछना है। अच्छा, वो पेशेंट ना आपको कोई तारीखें बताएगा, और आप जैसे स्टूडेंट जाते हैं तो वो कहते हैं कि सर फर्स्ट ऑपरेशन हैज बीन डन 11 अप्रैल 2017 एंड सेकंड ऑपरेशन इज डन। अब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है किस तारीख को किस दिन को हुआ है, ना आपको होता है इतना जब आप मरीज आपके पास आता है, जब आप खुद ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। इस तरह की आप डिटेल्स बताएंगे अनवांटेड, वो बिल्कुल आपका लॉस हो जाएगा उसका इंटरेस्ट एग्जामिनर का। और वो कहते हैं कि जी ये बच्चों की तरह बताई जा रहा है मुझे तारीखें और मिनट और सारे घंटे, और इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप कहेंगे कि फ्रॉम द फिर आपने लास्ट, इंटरवल बताना है। हाँ एग्जैक्टली, आपने डिटेल बतानी है कि फर्स्ट सर्जरी के सारा बता देना है कि हिस्ट्री डेट्स बैक 2 ईयर बैक व्हेन ही हैड सफरिंग एंड व्हाट ही फ्रॉम फर्स्ट ऑपरेशन आफ्टर द इवेंट बताना है कि आप विद इन द 6 आवर हैज बीन डन बाय द external fixator and bone graft has not been used from the last 1.5 year there are multiple surgeries have been done including nailing, plating और साथ में कोई इस तरह की bone grafting ये वो। तो last surgery has been done 2 months back, उस सर्जरी की डिटेल्स क्या लगाया था, इम्प्लांट कब लगाया था, and from the last 2 months he is infection free, he is pain free and he have no fever and no discharge। तो इस तरह करके आपने सिर्फ सिस्टमिक वे में, इसलिए ज़्यादातर लोग फेल होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लोग इसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे होते हैं, और वो लोग जो है उसको कोप नहीं कर पा रहे होते, एक तो हिस्ट्री ले नहीं पा रहे होते कि उसमें क्या है। हमारे साथ डॉक्टर इमरान आए हुए हैं। डॉक्टर इमरान, नॉन यूनियन का मसला ये है कि 8-10 ऑपरेशन हुए हुए होते हैं और लोग जो है ना उसको प्रॉपर डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे होते, क्या तरीका है उसका? जी, इसलिए पास्ट मेडिकल हिस्ट्री वो अभी आ रहे हैं, हम साथ में हमारे ज्वाइन करते हैं। तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट इसके ऊपर आपका जो लिस्ट बनानी है आपने उसकी पास्ट मेडिकल की, वो उसको ऑर्गेनाइज करना और उसको प्रेजेंट करना सबसे ज़्यादा स्किलफुल काम है। अदरवाइज आप उसमें जो है वो उसको कॉप नहीं कर पाते। अगला पॉइंट इसमें है कि जी पास्ट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस आपने ये बताई है, और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के अलावा और क्या पूछेंगे इस बीमारी के अलावा, और कोई मेडिकल की हिस्ट्री? जी डॉक्टर जावेद साहब कंटिन्यू करें। जी बोले। इसमें हम ये पूछेंगे पास मेडिकल हिस्ट्री में कोई सर्जरी तो नहीं कराई आपने? ठीक है, और कुछ? कोई ब्लड रिएक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कोई मसला हो, कोई ड्रग एलर्जी हो आपको जी, कोई पेट का ऑपरेशन, कोई शुआएं, कोई रेडिएशन वगैरह लगी हो पहले, कोई इस तरह का काम? वो अच्छा ये क्यों पूछ रहे हैं शुआएं रेडिएशन? ये शुआएं रेडिएशन क्यों पूछ रहे हैं? रेडिएशन इसलिए पूछ रहे हैं सर की उसको कॉज ऑफ फ्रैक्चर एग्जैक्टली कंडीशन। ये देखिए आपकी स्क्रीन शो हो रही है ये वाली, जिसके ऊपर ट्रिपल पी लिखा हुआ है, PCHOPC। हाँ जी। इसमें जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमने जो डिस्क्राइब की हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लोग मिस करते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिया है कि पेन, स्वेलिंग, इंस्टेबिलिटी, डिफॉर्मिटी के अपने अपने सवाल हैं, सारा कुछ है। अब ये जरा देखें, इसमें पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लोग उसकी कॉज नहीं ढूंढ पाते, उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अगर अब जिस तरह ये सवाल है, अगर वो क्लोज फ्रैक्चर है, वो कहता है जी मेरा तो जख्म भी नहीं था और ये इस तरह ना, वो ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, आमतौर पर वो क्लोज होता है और वो जाता है नॉन यूनियन के ऊपर। तो कहेगा डॉक्टर साहब आपने ये डायग्नोसिस बनाई है तो इसकी कॉज क्या थी, आपने हिस्ट्री में नहीं पूछा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सारी चीजें इस पास मेडिकल हिस्ट्री में रखनी है कि इसकी एटियोलॉजी क्या है, उसकी ये इस कंडीशन में क्यों गया।
नंबर 2, अगर वो एवियन है, यूनिलैटरल या बाईलैटरल है, तो उसकी डिफरेंशियल्स में और क्या क्या चीज़ें रखनी है, उसके सवाल भी पूछने हैं आपने। सपोज अगर जीनू का केस है, जैसे अब डॉक्टर रफात बता रहे थे, अगर आपके वो माइंड में आपकी डिफरेंशियल में रिकेट आ रहा है या साथ में कोई ट्रॉमा भी रखा हुआ है, अगर आप सिंगल एक साइडेड का है, तो वो कहेगा उसके सवाल तो आपने पूछे नहीं है उसने। एक साइड में उसका जिनू हुआ है, उसको चोट लगी थी, लेकिन आपको लग रहा है कि आपने रिकेट भी आप बता रहे हैं कि शायद उसकी चल रही है, तो आपने उसके क्वेश्चन नहीं पूछे कि आपकी कोई कलाइयों में दर्द वगैरह, आपके कोई और माथे में कोई मसला, कोई और चीज़ें, थकावट वगैरह, कद से छोटा, इससे चीज़ें एग्जामिनेशन में तो करनी आपने हिस्ट्री में पूछनी, और साथ में एसोसिएशन है। ये 3 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि पास मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर ये सारे सवाल आपने ये वाले भी करने हैं उसको करने के लिए, उसकी वजह क्या है। अगर वजह मिल गई है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि जी शुआएं वगैरह लगी, आप कहें जी क्लोज फ्रैक्चर था, मोस्टली होता नहीं है क्लोज फ्रैक्चर नॉन यूनिट के ऊपर, तो मैं इसमें सिर्फ ये ऐड अप कर रहा हूँ कि ये पता नहीं चला कि क्लोज फ्रैक्चर है और ये नॉन यूनिट में क्यों गया हुआ है, तो इसकी एटियोलॉजी क्या हो सकती है, इसमें मे बी कोई रेडिएशन हो, मे बी साथ में किस तरह की इवेंट चल रहा हो, साथ में अंडरलाइंग पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जो हील अप ना हुआ वो। जी और क्या पूछेंगे जी नेक्स्ट? पास मेडिकल हिस्ट्री से निकलना है आप दोबारा, आपने जाना है अपने क्लिप बोर्ड की तरफ। क्लिप बोर्ड की तरफ जाके आपने दोबारा देखना है कि अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है जी। अब नीचे आ जाए, अगर बच्चा है, वो हो सकता है वो 12 साल का है, और क्या क्वेश्चंस करेंगे बच्चे से हिस्ट्री में? डॉक्टर जवेद साहब चलाएं, आगे करें। Any other fractures in the life? और एनी अदर फ्रैक्चर्स में क्या सस्पिशन है आपका? ये एनी अदर फ्रैक्चर क्यों पूछ रहे हैं? बच्चों में क्यों होते हैं फ्रैक्चर? हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल फ्रैक्चर इन पास्ट। ये क्यों पूछ रहे हैं मल्टीपल फ्रैक्चर? क्या डायग्नोसिस बनती है आपकी? मल्टीपल फ्रैक्चर बच्चों में क्यों होते हैं? ये क्वेश्चन तो डाल रहे हैं पास मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर। उसके आगे जो सब हेडिंग्स हैं वो 3 सब हेडिंग्स हैं। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का आपको सस्पिशन है, तो फिर और क्या क्वेश्चन पूछेंगे? ब्लू स्क्लेरा, अच्छा स्क्लेरा पूछेंगे, कोई दांतों के बारे में पूछेंगे कि आप, और 3 ही क्वेश्चन है ना, आंखों का कलर क्या, आंखों में कोई तब्दीली तो नहीं है, साथ में अगर उसका कोई हड्डियों में दर्द वगैरह है या मल्टीपल फ्रैक्चर्स वगैरह साथ में आपने पूछ लिया, और दांतों में दांत दिखाएंगे कि दांत टूट रहे हैं, दांतों में दर्द रहता है। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आप पास मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर खड़े होंगे, आप अंडर हैंड, आप अंडरलाइन जो आपका जो है वो मसला चल रहा होगा 3 चीजों के ऊपर, उसका डीडी के ऊपर चल रहा होगा, उसकी एटियोलॉजी के ऊपर चल रहा होगा, और उसकी एसोसिएशंस पे चल रहा होगा। तो माइंड में आपका जो मैपिंग चल रही होगी और जो आपके क्लिप बोर्ड पे चीजें लिखी हुई होंगी वो इस हिसाब से होंगी कि आपने पास मेडिकल हिस्ट्री में इन चीजों को फिट करना है। नहीं तो आपके किसी भी स्केच के ऊपर ये चीजें नहीं बैठती। पास मेडिकल हिस्ट्री का मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसकी शुरू में बचपन में अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था और बाद में गला खराब होता रहा और खत्म। हमने जब बहुत ज्यादा इसके ऊपर सर्च किया तो ये लोग मिस करते थे चीजें। जब एग्जामिनर कहता है कि अच्छा इसको डिफरेंशिएट आपने किया नहीं आपने हिस्ट्री के ऊपर, तो वो आप कहाँ करेंगे डिफरेंशिएट? आपके ऊपर कहीं आपको स्केच नजर नहीं आता था कहीं पे। तो दैट्स व्हाई पास मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर आपने 3 लाइनिंग लगा देनी है। अब ये चीजों में आपको पता चल गया कि ओपन फ्रैक्चर था, उसकी ये कॉज थी, इसकी ये एटियोलॉजी होगी, डिफरेंशियल इसमें सिर्फ ट्रॉमेटिक नॉन यूनियन है, कोई पैथोलॉजिकल नहीं है कुछ, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सा केस है, इसमें सोल्यूशन वगैरह को बनती नहीं है, कोई सिंड्रोमिक नहीं है ये। चल अगर उसकी कम उम्र है तो आप उसकी बर्थ हिस्ट्री लेंगे। बर्थ हिस्ट्री में क्या लेंगे डॉक्टर जावेद? बर्थ हिस्ट्री नॉर्मल है, सिजेरियन है, प्रोलॉन्ग नहीं, अगेन डिवाइड करें बर्थ को 3 में डिवाइड करें। एंड बर्थ से पहले एंटीनेटल, नेटल और जी। अब आप उस तरह क्वेश्चन पूछें। आप एंटीनेटल के क्वेश्चन आप पूछें जरा। नॉर्मल सिजेरियन तो आप बर्थ पे आ गए हैं ना जी, प्रीमेच्योरिटी थी। पहले टाइम पूछेंगे ना आपके 9 महीने पूरे हुए थे कि नहीं हुए थे, और रिससिटेशन। अब बर्थ के ऊपर आ गए ना। एंटीनेटल में कोई 1-2 सवाल कह लेना कि बीमार हुआ था, मदर की कोई मसला था, बीमारी हुई थी कि नहीं हुई थी, कोई इन्फेक्शन के दौरान कोई मसला हुआ था, कोई इन्फेक्शन हुआ था, कोई ब्लड प्रेशर। जी बिल्कुल ठीक है। माइलस्टोन्स जी नहीं, बर्थ में माइलस्टोन का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा बच्चों में ना आपने करना है BID के ऊपर सामने रखा हुआ है
BID में बर्थ के ऊपर जाना है, बर्थ में एंटीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल इम्यूनाइजेशन के ऊपर आपने सारे वो प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन का वो आपने सारा अपलोड करना होता है। और डेवलपमेंटल के ऊपर आपने जाना है, डेवलपमेंटल के ऊपर आपने माइलस्टोन देखने कि उसकी हेड होल्डिंग कब है, उसकी सिटिंग कब है, उसकी स्टैंडिंग और उसकी रनिंग, 4 उसकी चीजें पूछनी है। अभी हम बर्थ के ऊपर हैं। बर्थ में एंटीनेटल में आपने पूछ लिया कि 9 महीने पूरे हुए थे नहीं हुए थे, कोई वालदा को कोई मसला तो नहीं हुआ था उन दिनों में बच्ची से पहले। अब आप नेटल के ऊपर आएंगे कि डिलीवरी कहाँ पे हुई थी, हॉस्पिटल में हुई थी, घर में हुई थी, नॉर्मल हो गई थी, नहीं हुई थी। एंटी पोस्ट नेटल में इमीडिएट में आप बताएंगे कि वो बच्चा टाइम पे रोया था, नहीं रोया था, या वो दाखिल तो नहीं रहा उसमें, या सांस की मशीन के ऊपर तो नहीं था। इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम आपको आना चाहिए। क्या क्या पूछेंगे सवाल, कौन से टीके? जी डॉक्टर सुहेल साहब, कौन सा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है पाकिस्तान में, क्या पूछेंगे? कौन सा? हिफाजती टीकों के बारे में क्या पूछना है? समझ नहीं आ रही सर जी। हिफाजती टीके, इम्यूनाइजेशन। ये टीके सारे पैदाइशी लगे थे कि नहीं लगे थे? ये सारे कौन से? पीड्स का केस आ गया तो उसने प्रोब कर लेना आपको कि डॉक्टर साहब कौन से टीके कब लगते हैं। डिप्थेरिया सबसे पहले तो BCG लगेगा। हाँ, बहरहाल ये वाला प्रोग्राम थोड़ा सा आपने रिवाइज करना है पीडियाट्रिक्स में। इवन पोलियो वैक्सीन के बारे में, अगर पोलियो केस हो थोड़ा सा प्रोग्राम देख लेना है इसको, क्योंकि हमारी फील्ड में नहीं आता, हमें इतना अपडेट नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर आपका केस आ सकता है इस तरह आप पूछना है। डेवलपमेंटल में आपका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि नेक होल्डिंग 6 महीने के ऊपर नेक होल्डिंग है आपके, उसके बाद जो है ना वो सिटिंग है। 3 महीने के ऊपर नेक होल्डिंग कितने पे? नेक होल्डिंग 3 महीने का। 3 महीने 6 महीने है, उसके बाद 8 महीने और 1 साल महीने पे सिटिंग है। 1 साल जी, 8 महीने से 1 साल के ऊपर चलना है, फिर सपोर्ट विद सपोर्ट चल रहा है। ठीक है, तो केस अगर नॉन यूनियन इन्फेक्टेड का और अडल्ट है तो फिर इस चीज़ों की जरूरत नहीं होगी, और साथ में लेडीज वाले जो क्वेश्चन है वो भी नहीं करने जो ट्रिपल पीस के नाम से आगे हमने लिखे हुए। तो अब इसके सबसे इम्पोर्टेंट जो और जो 2 चीज़ें हैं वो ये वाली हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस हम लोग नहीं पूछते, एग्जामिनर पकड़ता है कि अब मरीज से पूछे नहीं। आम तो सारे मरीज कहते हैं कि हम दोबारा चल पड़े और सारा कुछ करने, हमारा ट्रेडिशनल एक चीज़ बनी हुई है, तो आपने उसको थोड़ा सा उसके ऊपर रखना है कि वो पूछना है उससे। और अगली चीज़ उसकी कोई लाइफ मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर वो अभी का मसला है और वो टांग में लगा के चल रहा है, तभी उसने कोई क्रच वगैरह यूज़ कर रहा है, वॉकर यूज़ कर रहा है, इससे वो अपना काम चला रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वो फिर आखिर में आपसे कहेंगे कि अगर हम सारी हिस्ट्री एग्जामिनेशन करने के बाद कहेंगे कि अगर आप परमानेंटली अगर हम कोई इलाज करना चाहते हैं, माइंड में अगर बनता है टोटल हिप वगैरह कर रहे हैं इन केस, तो आप उसको पहले से कहेंगे कि आपने ये मॉडिफिकेशंस करनी है लाइफ के ऊपर। जी, अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इसकी फैमिली, ड्रग और सोशल इकोनॉमिकल और एलर्जीज वगैरह, ये फिलर्स होते हैं। ये ज्यादातर फिलर्स हैं, इसमें शायद ही कोई एग्जामिनर आपको कोई फेल करे, आमतौर पर लड़के ले भी लेते हैं। तो सबसे ज्यादा गेम हिस्ट्री टेकिंग के ऊपर उठती है ना, वो ऊपर वाले पॉइंट है। ट्रिपल पीस के ऊपर है, लोग उसकी नंबरिंग नहीं कर पाते कंप्लेंट्स की। मरीज अपनी स्टोरी सुना रहा होता है, उसमें से कंप्लेंट्स की नंबर निकालना और उसका हर कंप्लेंट का अपना टाइमिंग जो है ना वो बताना कि फलां इसमें इतने टाइम से कंप्लेंट है, फलां इतने टाइम से, और उसकी फिर अगली जो है वो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस है, वो इवेंट कोट नहीं कर पा रहे होते जो एग्जैक्ट उसको हुआ था, और उन कंप्लेंट्स के आपस में एसोसिएशन और उनकी डिफरेंट एलिब्रेशंस उन कंप्लेंट्स, जैसे पेन उसके अपने क्वेश्चन में स्वेलिंग की डिफॉर्मिटी किस तरह के। और नेक्स्ट जो है उसमें पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के वो स्पेशल पॉइंट्स हैं जिसमें एटियोलॉजीज हैं, उसमें डिफरेंशियल्स हैं और एसोसिएशंस हैं जिनको हम आमतौर पर इग्नोर कर रहे होते हैं। तो अगला जो स्टेप होता है इन सब चीज़ों के बाद आपको फिर आप चले जाते हैं एग्जामिनेशन के ऊपर। एग्जामिनेशन अगेन जो है हम उसमें डिवाइड करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन पीई, जीपीस में सिस्टेमिक और लोकल एग्जामिनेशन, और लोकल अगेन फिर गेट, लुक, फिल्म मूवर प्लस स्पेशल टेस्ट होते हैं। आपने इसके ऊपर अपने बैक शीट के ऊपर आपने ये लिखना होता है मूव, जैसे लुक हो गया, लुक की चीज़ें प्लस पॉजिटिव फाइंडिंग लिखनी होती है। फील के ऊपर मूव, एक्टिव, पैसिव, पावर, रेंज ऑफ मोशन, उसकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन के ऊपर सारे उसके डिग्रीज के ऊपर लिखनी है। और आपको पता हो कि पेपर के ऊपर कहाँ लिखी हुई है, ताकि आपको कुछ चीज़ें देख के अगर आप उसको बताना चाहें तो आपको पता हो कि वो कहाँ का लिखी हुई है। ये सारा डॉक्टर साहब, नॉन यूनियन के अंदर जी एंडोक्राइन की हिस्ट्री कैसे लेंगे? नहीं तो लेनी क्यों है आपने? पहली बात अगर आपको तब मेटाबॉलिक लें जब डिजीज आपको हो कॉज नहीं पता चली। हाँ जी,
तब लेंगे ना अब जब जैसे आपको आप, कॉज का नहीं पता कि आपका अभी तक फ्रैक्चर क्यों हुआ है ये वाला। हाँ जी, क्लोज फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस जैसे आपने कहा, तो इसके अंदर अगर कोई एंडोक्राइन रिलेटेड हो सकता है कि भाई वो हील ना कर रहा हो? आमतौर पे जो हम प्लास्टर लगाते हैं और इंटरपोस्ट टिश्यू होता है, मोस्ट कॉमन कॉज तो वही है ह्यूमरस में, हाँ जी। जिसको आप रखते हैं और एग्जामिनर मान भी जाते हैं। एंडोक्राइन की ज्यादातर लेते हैं आप, नेग्लेक्टेड स्किफी होता है, हिप आपके पास प्रेजेंट करेगा, और हिप दो सूरतों में जी। आएगा। एक बच्चों वाली हिप आएगी जो लेट प्रेजेंट की है आपको 20-22 साल की उम्र में, उसमें डिप्सा का फार्मूला है, जी। डीडीएच, इन्फेक्शन, परथीस, स्किफी और आर्थराइटिक्स, जुवेनाइल या रेमोटाइड। अडल्ट हिप प्रेजेंट करती है जैसे एवियंस, ट्रॉमेटिक्स और कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें अगर कोई स्किफी का आपको शक पड़ रहा है तो आपने क्या वो पूछेंगे, उसमें वही कहेंगे कि कद उसका बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं है, हाथ बहुत ज्यादा लंबे तो नहीं है बाकी जिस्म के मुताबिक, उसकी जो है वो सारे ग्लैंड्स के हवाले से आप बात करेंगे। जब हम कहते हैं एंडोक्राइन के उसके ऊपर ग्लैंड होते हैं पिट्यूटरी में, एंटीरियर में 6, पोस्टीरियर में 2 है, तो वो सारे हवाले करेंगे कि कोई गिलट शिलट तो नहीं बन गया था इसका कोई, और साथ में कोई पेट में दर्द वगैरह तो नहीं था, इस तरह के सवाल कर सकते हैं। लेकिन वो आई थिंक उसके फी के ऊपर होता है, उस तरह की चीजें होती हैं बाद में, या कोई ड्वार्फिज्म आपके पास केस आ गया ड्वार्फ का, उसकी सिचुएशन चल रही है साथ में। लेकिन साथ में आप 2-3 सवाल करके आप अगर पॉजिटिव चीज मिलती है तो आप उसमें एवेल्यूएशन कराएंगे कि मैं उस कंसर्न स्पेशलिस्ट के पास, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास, या इन केस पीडियाट्रिक्स में पीडियाट्रिशियंस में ओपिनियन लूंगा। इस तरह एक सेफ वे कि आप निकल सकते हैं। अदरवाइज ह्यूमरस में तो नहीं, ह्यूमरस में ज्यादातर हम वो यूज लैब लगा रहे होते हैं जो सही अलाइनमेंट नहीं हो रही होती, उसकी इंटरपोस्ट टिश्यू होता है जो ज्यादातर उसमें ऑपरेटिव करते नहीं है, उसमें वो मिलता है। ज्यादातर जो नॉन यूनियन के चांसेस हैं, एक चले टीबीएफ हो गया, ओपन फ्रैक्चर था, उसकी वो रीजन होती है टीबिया की, यही हाल फीमर में होता है। और क्लोज में तो बहुत कम है, क्लोज में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने नेल प्लेट कर दी तो निकल गया वो। ह्यूमरस में आपने करना कुछ नहीं, करने कुछ नहीं। और ज्यादातर हिप में ना, हिप में जो लीथल केस आता है जो बहुत फेवरेट है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर होगा नेका फीमर का, जिसके ऊपर लगाए होंगे वो कैनेटर स्क्रूज पूरे बैठे नहीं है, अर्ली वेट बेरिंग कराई होगी, तो उसका कॉन्सेप्ट अपना इतना अच्छा नहीं होता कॉन्सेप्ट, वो अपनी जगह से निकल जाते हैं, वो कराते हैं। इस तरह की चीजें मिलती हैं आपको जी। मेरे ख्याल में नमाज का टाइम हो गया। आंसर शीट मिलती है उधर, उस पे को लिखना होता है, वो हाँ, प्रेजेंट करना होता है मिलेंगे, अपने पेपर मिलेंगे, यही बात हम कहते हैं ना, पेपर वो देंगे, आप घर से तो लेके नहीं जा, लेकिन क्लिप बोर्ड और पेंसिलें तो आपके पास होती हैं ना, तो बेहतर ये आप अपना A4 का जी, वो जो हम पेपर उधर लिखेंगे वो प्रेजेंट तो नहीं करना होता, उनको देना तो नहीं होता ना? नहीं देना नहीं होता, आपके पास रहेगा वो, देना नहीं है, देने का कोई नंबर नहीं है, अपने लिए वो। लेकिन उसके ऊपर आपने स्केच ऐसे बनाना है, आपने बेहतर ये है कि आप प्रैक्टिस करें तो अपना A4 का पेपर, उस दिन मैं म्यू में कह रहा था, आप जब आए थे कि A4 वाला पेपर लेके उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, उसके कोनों में उसके साइडों पे एक तरीके से बनाएं, उसके बैक पे भी वो चीजें लिखें। हर दफा आपके पास एक नया पैड होता है, नया साइज का पेपर होता है, तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती उस पे। वो A4 का पेपर ही होता है, उसके ऊपर CPSP का मार्क वगैरह लगा होता है, जिस तरह वो लॉग बुक वाली शीटें नहीं होती, इस तरह के वो होता है उनके पास पड़े होते हैं, वो उठा के देते हैं कि आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका जो वो तो कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं। लेकिन आई डोंट थिंक अगर आपके 2-3 पेपर निकल जाते हैं तो फिर आपको मिलेगा नहीं कि आपने क्या चीज कहाँ पे लिखी है, क्योंकि आपने बाद में सारा कुछ बताना है उनको। तो बेहतर है कंसाइज में चलने की कोशिश करें। आप उससे देख के बता सकते हैं या वैसे? देखिए उसमें 2-3 चीजें हैं, आपको स्टार्टिंग तो अच्छी तरह बोलना चाहिए, उसकी आंखों में आंखें डाल के स्टार्टिंग जरा लेना। आप जरा बताएं 6 चीजें मुझे कि माय पेशेंट जावेद 45 ईयर मेल रेजिडेंट ऑफ जोर टाउन, रेयर बाय प्रोफेशन, प्रेजेंटेड हियर विद द कंप्लेंट ऑफ नॉन वेट बेरिंग फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर एंड द पेन लेफ्ट हिप फ्रॉम द लास्ट 2 मंथ्स। तो 4 इंफॉर्मेशन मरीज की है, 5 में कंप्लेंट्स है नंबरों के हिसाब से, 6ठा टाइम है उसका। बोले जरा, बोले उस दिन मैं आपको प्रैक्टिस कराई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग प्रैक्टिस कर भी रहे हैं कि पता नहीं कर रहे हैं। बहरहाल ये सेशन इसलिए है कि आप लोगों को थोड़ा स्टिमुलेट किया जाए, थोड़ा बुलवाया जाए। लेकिन हमारे लोग इतने शर्माते हैं, ना वीडियो ऑन होती है, ना पिक्चर, ना कोई आवाज, तो कैसे होगा फिर सारा कुछ? माय पेशेंट असलम 45 ईयर मेल फ्रॉम गुजरात, रेजिडेंट अभी भी अर्ड है जो ऐसा, अभी भी आप अड़ते हैं थोड़ा सा है, अभी भी थोड़ा सा है, झाका है, ये झाका नहीं है ठीक आपके लिए। बस सारा प्रैक्टिस करते हैं ना, कब करनी है भाई, ये इसलिए तो सेशन बनाया गया, लेकिन यहाँ पे बोलते नहीं है लोग। अब देखें डॉक्टर रफत थे, उजैर थे, आप थे, अभी आप खुद फील करेंगे इसके बाद कि आपने आधा घंटा जो कुछ किया, आपको बड़ा अच्छा फील करेंगे आप, बड़ी इम्प्रूवमेंट। अब जो लोग चुप करके पैसे लड़ने के चक्कर में, तो वो आप खुद तो परफॉर्म करना ही करना है ना आपने।
जी। अच्छा, ये वाला जो जुमला है ना स्टार्टिंग वाला, और ये वाला जो बातें कमाल, ये आपने नहीं देखनी, इसलिए हम रटवाते हैं इस जुमले को, ये आप आंखों में आंखें डालेंगे। फिर रिगार्डिंग हिस्ट्री डेट बैक 2 ईयर बैक आपको कहानी भी आती होगी। इक्का दुक्का आपने कोने में देखना है कि इसकी रेंज ऑफ मोशन, हिप के ऊपर कितनी, फ्लेक्शन कितनी थी, कितनी थी, थोड़ा बहुत आपको ये मसला होगा, ओवरलैप कर जाएंगी चीजें आपको। तो वो कागजों पे आपने निशानियां बनानी है। अब आप देखें ना थोड़ा सा इसमें, इसलिए हम ये इसके ऊपर प्रैक्टिस आपकी बहुत जरूरी है। और ये हमारे जो लास्ट CPSE में हमने कराया था सेशन, उसमें मैंने सब